अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सैनिक एकता जिंदाबाद। थोड़ा सा उनका पैसे के बारे में भी सोचिए, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कितना बड़ा भेदभाव है और यही गैप बढ़ते हुए जा रहा है। कोई लॉजिक है क्या इसमें? पेंशन कभी कम होती है क्या? पेंशन तो बढ़नी चाहिए। 1 लाख ले रहा है, उसकी 5%, तो कितना डिफरेंस है। सरकार भी शामिल है इसमें। उसकी जो कब्जा करने की नीति है वो धीरे धीरे सभी देश समझ गए हैं। कि हमारे साथ जो भेदभाव हुआ, विसंगतियां हुई हैं, इनको दूर करवाने का। और उसके बावजूद ही नहीं होती तो फिर इलेक्शन पे इसका इम्पैक्ट आएगा। एक्चुअल इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होनी भी नहीं चाहिए और करनी भी नहीं चाहिए। अपने क्षेत्र में जितने विधायक हैं, सांसद, उनके ऊपर दबाव डालेंगे, उनका रिजल्ट अभी नहीं दिखेगा, धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा ये 23 और 24 में। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली में और हमारा प्रोग्राम बात जनित की इस समय आज बात जनित में रिटायर्ड फौजी, वो फौजी जो भारत के बॉर्डरों पे खड़े रहते हैं भारत के सेवा करने के लिए। तो मन की बात में आज रिटायर्ड फौजियों की मन की बात होगी, वो क्या कहते हैं और उनको क्या चाहिए, जो आज एक धरना जंतर मंतर पर धरना दिए बैठे हुए हैं। सर, जंतर मंतर पर धरना दिए बैठे हो, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास प्रोग्राम बात जनित की में। धन्यवाद। सर, आप यहाँ पे धरना दे के बैठे हो, रिटायर्ड फौजी हो, देश की रक्षा करिए कितनी साल, तो धरना देने की क्या जरूरत पड़ी? हम सैनिक 20 अप्रैल से बैठे हुए हैं, आज 127 दिन हो गए, 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं। जो 20 फरवरी से बैठे हैं, क्षमा कीजिएगा, 20 फरवरी से, और 127वां दिन आज। हमारा जो OROP, 1 रैंक 1 पेंशन का पार्ट 2 जो अभी आया था सर्कुलर, उसमें काफ़ी विसंगतियां हैं, जिसमें जवानों के साथ काफ़ी भेदभाव किया गया है। जवानों का जो एवरेज बढ़ा है 14 से 18% बढ़ा है और अधिकारियों का ये 37, 38, 39% बढ़ा है। जो अधिकारियों का पहले ही पेंशन ज़्यादा है, उसमें अगर 38% बढ़ता तो 40 से 50 हज़ार बढ़ा है, और सैनिकों का 2000, 3000 और कुछ का 500, 600, और जो ऑनरी जो कैप्टन और लेफ्टिनेंट है उनकी सैलरी माइनस होगी बेसिक। लेकिन सर, ये कहा जाता है जिसका रैंक ज़्यादा है या जिसकी पोस्ट ज़्यादा है, उसका अगर ज़्यादा बढ़ा तो क्या दिक्कत है? नहीं, परसेंटेज तो देखिए ना आप। अगर आप एक कर्मचारी हैं, आपकी सैलरी 20,000 है और आपका बढ़ रहा है 5%, और 1 लाख ले रहा है, उसकी 5%, तो कितना डिफरेंस है। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो सबका है, खान पान सब जो चीज़ खरीदेंगे, सब्जी सभी को खाना है, तो उसमें सभी को प्रभावित होता है। अधिकारी का ज़्यादा नहीं, परसेंटेज होना चाहिए। उनकी बेसिक पहले ज़्यादा है, 1 लाख है, 2 लाख है, जवान की बेसिक है 15,000, 20,000, 30,000 है, तो परसेंटेज एक होनी चाहिए। जवानों की जो सूबेदार तक है उनका 14%, 13% बढ़ा है, और ऊपर जैसे जाएंगे ऑनरी कैप्टन हमारे हैं जो मानक पद मिलता है, उसमें तो उल्टा माइनस में हो गया है, 300 से 600 रुपये बेसिक घट गया है। तो 38% एक ऑफिसर की 1 लाख मान लो बेसिक है और 38 बढ़ी तो उसकी 38,000 बढ़ गई। एक जवान की 20 है और उसकी 14 बढ़ी तो 2800 रुपये बढ़ा है। तो कितना बड़ा भेदभाव है और यही गैप बढ़ते हुए जा रहा है। ये बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जवानों की पहले पेमेंट कम की गई तो उसके आधार पे पेंशन भी कम होती जा रही है, और इसमें तो काफ़ी चीज़ें कट की गई हैं। हमें उम्मीद थी लोगों की पेंशन बढ़ेगी, बढ़ने की बजाय कम कर दी गई है। हाँ, सिपाही पे, नायक पे, हौलदार तक कुछ बढ़ा है 2 से 3 हज़ार रुपये, उससे ऊपर जाएंगे तो 1,500 और ऊपर से फिर नेगेटिव फिगर आ गई। आपको भी यहाँ पे बैठे हुए 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वहाँ पर कुछ भी सरकार से अभी तक बयान आए हैं आपके लिए? हमारा पूरा देखो, हम संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। 3 अप्रैल को हमने सभी डीएम को जितने भी इंडिया में सबको हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया के नाम पे हमने ज्ञापन दिया, और उसके बाद फिर 30 अप्रैल को हमने जितने भी सांसद हैं, राज्यसभा, लोकसभा, पूरे भारत के बगे हमारे सैनिकों के संगठनों ने सभी को ज्ञापन दिया है। वो भी फिर अगेन राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम पे दिए हैं। फिर हमने सांसद को फिर याद दिलाया कि जी हमारे इसके ऊपर कार्रवाई की, तो उन्हें आश्वासन दिया कि जो अभी मानसून सेशन आएगा उसके अंदर हम इसको उठाएंगे। अभी 30 मई को फिर हमने पूरे जिला में जाके तहसीलदार, SDM और DC जो भी अवेलेबल उनको फिर ज्ञापन दिया, याद दिलाया कि हमारे मांगों को आगे आप पहुँचाइए। अभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, तो उनकी तरफ से या वो आपसे मुलाकात की हो या उनकी तरफ से? हमारी नहीं, मैंने राव इंद्रजीत है हमारे सांसद गुड़गांव से, उनको ज्ञापन दिया था। उनने वो मेरा पत्र राजनाथ जी को भेजा हुआ है। मैं हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास परिषद का। मैं दोबारा मिलने गया, मैं जब ज्ञापन दिया तो उस टाइम वो कर्नाटका में थे, तो उनके ऑफिस में ले दिया था, और अभी मैं फिर मिल गया 5 जून को, तो उनने मेरे को आश्वस्त किया कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो मैं रक्षा मंत्री से आपकी बात जरूर रखूंगा। ये फिर उसके बावजूद मैं अभी दीपेंद्र हुड्डा जी को दे के आया, वो राज्यसभा सांसद हरियाणा से, तो विपक्ष की उसमें है, तो उनने आश्वस्त किया कि ये मुद्दा हम जरूर उठाएंगे। तो हमें उम्मीद है आने
आने वाले मानसून सत्र में हमारा ये मुद्दा उठेगा और कुछ हमें इंसाफ मिलेगा। चलिए मैं आपके पास वापस आता हूँ। सर क्या लग रहा है मानसून सत्र, जैसे सर ने बताया कि सरकार ने बोला वो मुद्दा हम उठाएंगे और उस पर बात होगी, इंसाफ जरूर मिलेगा, तो लग रहा है क्या सरकार से उम्मीद है आपको? हम उम्मीद की वजह से ही यहाँ बैठे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी आवाज़ चूँकि संविधान के दायरे में है और शांति प्रिय तरीके से है तो ज़रूर जाएगी। जो विसंगतियाँ हैं उस पर ध्यान देना जो है एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। इससे हमारा मनोबल और पूरे देश की जनता का मनोबल टिका हुआ है, इसलिए सरकार इसको ज़रूर सुनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। पूरी लाइफ आपने भारत के बॉर्डरों पे दे दी देश की रक्षा करने के लिए, और फिर आपको जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। जी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम परिवार हैं, हम पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और इसीलिए अपनी जान को बॉर्डर पे लगाए रखा है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, न सरकार से न जनता से। हम केवल अपनी जो विसंगतियां हैं उसको लेकर के यहाँ धरने पर हैं और हम पूरे अनुशासित तरीके से इस बात को संसद तक और माननीय रक्षा मंत्री और उच्च पदों पर बैठे लोगों पर पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, मैं सर आपके पास आता हूँ। क्या लगातार आपके जो वन पेंशन के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग संगठन भी बन चुके हैं इसके पूरे भारत में, और कुछ रामलीला मैदान पे भी कुछ दिन पहले आए थे, धरना किया था, वहाँ पे सरकार को बात बोली, कुछ यहाँ पे बैठे हुए, तो ये दोनों लोग बटे हुए दोनों संगठन अलग अलग मांगे या एक ही संगठन? नहीं, मांग सबकी हमारी एक ही है। अभी हमारा सभी संगठनों का एक फेडरेशन बन गया है, तो अभी सारे मुद्दे जो है फेडरेशन के थ्रू उठाएंगे। कुछ एक लोग जो कुछ एक संस्थाएं हैं जो हमसे नहीं जुड़ी है वो भी धीरे धीरे जुड़ेंगी, वो अपने तरीके से कर रही है, लेकिन हमारा मकसद सबका एक ही है कि ये हमारे साथ जो भेदभाव हुआ, विसंगतियाँ हुई हैं, इनको दूर करवाने का। तो सरकार पे अलग अलग तरीके से वो भी अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी मेन फेडरेशन जो है वो लीड कर रही है, वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे दूसरे भी। तो हम एक ही हैं, कोई अलग नहीं है हमें। कोई अलग नहीं? हाँ जी, एक साथ लड़ेंगे। बिल्कुल, हमारी मांगे सबकी एक ही है। आरोपी की विसंगतियाँ, जो भेदभाव हमारे साथ जवानों के, जेसीओ जवानों के साथ जो भेदभाव हुआ है, उसके खिलाफ हमारा जी धरना है, प्रोटेस्ट चल रहा है। और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं बेसिकली, कि हमारी पेंशन, कभी कोई लॉजिक है क्या इसमें? पेंशन कभी कम होती है क्या? पेंशन तो बढ़नी चाहिए। तो ये किस लॉजिक से किया गया? हमारी पेंशन कम कर दी जेसीओ और ऑफिसर्स को जो है इतनी 48% तक बढ़ा दिया। अच्छा, एक चीज़ है, आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमेशा फौजियों को अनदेखा कर रही है, लेकिन वहीं पे मोदी जी तो लगातार मिलते भी रहते। नहीं, सरकार नहीं कर रही है अनदेखी, सरकार तो देखती है। सरकार तो दिया भी है, केंद्र सरकार ने दिया भी है, लेकिन हमारे जो आर्मी हेडक्वार्टर्स, हमारे सर्विसेज हेडक्वार्टर्स है, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है उसमें भेदभाव हुआ है। हमें सरकार से लड़ाई नहीं है, लेकिन सरकार भी शामिल है इसमें। सरकार ने दिया और उन्होंने देखा नहीं कि जा कहाँ रहा है पैसा। तो एक्चुअली जाना चाहिए जो हकदार है। ओआरओपी जो है बेसिकली जवानों के लिए था, और ऑफिसर जो है, ऑफिसर तो 58 साल तक सर्विस करते हैं। जेसीओ जवान को पहले रिटायर होना पड़ता है, सर्विस कंडीशन या प्रमोशन नहीं हुए तो उस हिसाब से वो पहले रिटायर होते हैं। तो उनको ज़रूरत थी उनकी पेंशन बराबर करने के लिए, लेकिन ले गए इसमें ऑफिसर्स। चलिए सर, मैं आपके पास वापस आता हूँ। एक सवाल कुछ अलग है थोड़ा आपसे। पाकिस्तान से हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है, कहीं कुछ भी, सर्जिकल स्ट्राइक भी चली, तो उस मुद्दे पे क्या? देखो, हमारे देश की सीमाएं बहुत सुरक्षित हैं, हमारा सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। सरकार ने काफ़ी नए आधुनिक हथियार और जो भी टेक्नोलॉजी अभी दी हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, सभी में आधुनिक हथियार खरीदे गए हैं। और अभी हमारा रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ से ऊपर हुआ है और 16,000 करोड़ तो हमने एक्सपोर्ट किया है। तो अब भाई हम सक्षम हैं। पहले बाहर देशों से हमें इंतजार करना पड़ता था। अभी जो हमारी प्रधानमंत्री की यात्रा थी तो उसमें जेट इंजन का भी जी कंपनी को दिया गया, भारत में निर्मित होगा, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होगी। तो इससे हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। हम किसी भी फ्रंट पे, 2 फ्रंट हो चाहे 3 फ्रंट हो, सब पे लड़ सकते हैं, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो, और देश में कोई भी आपदा आई तो जवान उसमें अपनी जान जोखिम में डाल के अपने नागरिकों की रक्षा करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। एक ना एक टिप्पणी लगातार पाकिस्तान करता रहता है, जब कुछ ना कुछ बोलता रहता है उस तरफ से, उसका जवाब भारत से मिल रहा है कि नहीं? भारत से बिल्कुल बेफिटिंग रिप्लाई मिल रही है उनको। पाकिस्तान जितना आतंकवाद
फैला रहा है, अगर वो थोड़ा उसको कम कर दे अपने नागरिकों के लिए खाना और सुविधाएं उपलब्ध कर दे तो उसके हित में रहेगा। आतंकवाद पे जो पैसा खर्च कर रहा है उसके किसी काम नहीं। पहले आतंकवादी आगे तक पहुंच जाते थे, अभी उनको बॉर्डर पे ही निपटा दिया जाता है। 90% को वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, वो ज़्यादा दूर नहीं बढ़ पड़ते। हमारे NI हैं, दूसरी एजेंसीज हैं, BSF है, CRP, जो भी इंटेलिजेंस हैं वो बहुत सक्षम है और अभी बॉर्डर से आगे वो आ नहीं सकते। जो रोज़ाना आप देखते होंगे कभी 4 पकड़े गए, कहीं 4 मारे गए, कभी 2 पकड़े गए। कुछ ही हैं जो 10-20 किलोमीटर आगे आते होंगे, वहीं निपटा देते हैं। सर चाइना का लगातार ये आता है, कभी आया कि गाँव भी भारत का घेर लिया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जो चाइना की जो प्रॉब्लम है, बॉर्डर की प्रॉब्लम है, हमारे फौजी भाई वहाँ पे जो खड़े हैं दे आर वेल इक्विप्ड, वो आराम से उसकी रक्षा कर सकते हैं और कर रहे हैं। जहाँ भी उनके 20 होते हैं तो हमारे 3 ही उनके लिए काफ़ी हैं। जो गांव की जहाँ तक ये घेराबंदी की बात है, वे छोटी छोटी बॉर्डरों पे चलती रहती है। एक्चुअल इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होनी भी नहीं चाहिए और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फौज का अपना मामला है। फौजी भाई हैं, हमारे जवान हैं, वहाँ पर खड़े हैं, वो उनको अच्छी तरह पता है कि हम कहाँ तक इनको आने दे सकते हैं, और जहाँ वो उसको क्रॉस करते हैं उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी का एक बयान लगातार लाल आंखें आपने भी सुनी होंगी, तो ये चल रहा है कि सिर्फ बोलने का? नहीं, बिल्कुल करेंगे जी। और जो भी आप चाइना का देखो, गवलान में हुआ था, वहाँ उनको निपटाया हम लोगों ने। चाइना की रिपोर्ट्स नहीं आ रही पर उनके काफ़ी सैनिक मारे गए थे और हमारे काफ़ी सैनिक शहीद हुए उसमें। और अभी भी देखो कुछ डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं, उस पर वो कभी आगे आते हैं, कभी हम आगे बढ़ते हैं। तो वो जो से 5 फिंगर्स हैं उसके ऊपर चलता है। वो पहाड़ियों में अब यहाँ बैठ के हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते वहाँ की सिचुएशन क्या है। उसके ऊपर क्या है, हमारी सेना सक्षम है और लेटेस्ट इक्विपमेंट से वो लेटेस्ट इक्विपमेंट उनके पास हैं और वो पूरा जवाब देने के लिए तैयार हैं। चाइना हल्के में नहीं ले सकता इंडिया को। प्लस हमारी जो पॉलिटिकल या डिप्लोमेसी है उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो चाइना अभी काफ़ी पीछे है और उसकी जो कब्जा करने की नीति है वो धीरे धीरे सभी देश समझ गए हैं। जहाँ भी देखेगा उसका विस्तार करना, वो अभी चाहे वो सागर में हो चाहे ज़मीन पे हो, वो अभी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर अगर गवर्नमेंट बात नहीं सुनती और आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं करती तो अगला कदम क्या होगा? हमारे तरफ से ये फुल ये है, जो हमारा गवर्नमेंट हमारे बारे में सुनी गई, जो विसंगतियाँ हुआ है उसके बारे में गवर्नमेंट का कान में भी पहुंच गया सब कुछ, और उसका एक दिन में उसका कुछ भी नहीं कर सकते। मैं उसके लिए थोड़ा सोच समझ करके जो कुछ करना है वो सरकार करेगा। क्यों? उसके लिए तो हमारा जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव करना पड़ेगा, उसके बाद में सब कुछ होगा। सर मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँगा। अब आपने कुछ पोस्टर टांग रखे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है केंद्र सरकार जवानों की नहीं सुनती, सिर्फ अफसरों की सुनती है। लेकिन मैं देखते आया हूँ कि लगातार वीडियो और मीडिया पे दिखाया जाता है कि कोई सा भी फेस्ट हो तो प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे पहुँचते हैं। जी, प्रधानमंत्री जी अभी भी नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी सेना के साथ वो अपना जन्मदिन मनाना हो या चाहे कोई 26 जनवरी हो 15 अगस्त, वो हमेशा बॉर्डर पे जाते थे और उनकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। सैनिकों के प्रति समर्पित हैं और सेना का मनोबल बढ़ाया। ये जो फैसले होते हैं ये हमारे जो पे कमीशन बैठता है या दूसरी संस्थाएं वो करती हैं, उसमें प्रधानमंत्री का उसमें देख रेख नहीं होती है। रक्षा मंत्री के MOD हैं या डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर, उनके जो अधिकारी हैं वो करते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को पहुँचाने जा रहे हैं कि आप जवानों का मनोबल तो बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा उनका पैसे के बारे में भी सोचिए। जब वो रिटायर हो गया था, जवान 34, 35, 36 साल में आ जाता है, ऑफिसर्स के 58 साल में या 60 में रिटायरमेंट होते हैं। उस टाइम पेंशन ये ठीक है, जवान 34 में आए वो आके करेगा क्या? उस टाइम उसकी बेसिक बहुत कम होती है। तो पहले ये पे कमीशन जो है OROP पेंशन 71 से पहले ये 75% थी जवानों की, 74 में इसको 50% किया गया। अगर जवान ज़्यादा वो चले ना जाएं इसलिए 50 किया, तब वो ये दिया गया था सरकार ने आश्वासन का हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे और जैसे आप रिटायर होगे, लास्ट सैनिक रिटायर होगा, आपकी लेंथ ऑफ सर्विस और सेम रैंक होगा तो आपको बराबर मिलेगा। तब से डिमांड चलती हुई मोदी जी ने पूरी की, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। और पारिकर साहब रक्षा मंत्री थे, इनने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और OROP 1 में काफ़ी हद तक ठीक किया गया था। अभी जो दूसरी टेबल आई है 3 साल बाद जो रिवीजन होना था 2019 से जुलाई से, उसके अंदर ये विसंगतियाँ बढ़ गई हैं। इसमें काफ़ी लोगों का हक मारा गया है। पहले सभी को दिया गया था, अब प्री मैच्योर एक बंदे ने 30 साल नौकरी की
और उसका मैं बताऊँ 30 जून को रिटायरमेंट है, मेट्रो में सिलेक्शन हो गया उसको, वो एनओसी लेके 15 मार्च को आ गया, नहीं 15 जून को आ गया, 15 दिन पहले एनओसी मिल गई, उसकी 1 रैंक 1 पेंशन रोक दी गई है। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा, अगर केंद्र सरकार आपकी बातों को नहीं मानती, क्योंकि 100 दिन से ज़्यादा आपको पहले से ही हो चुके हैं, तो अगला कदम क्या होगा? हम रक्षा मंत्री जी से मिलेंगे, उनको अपना पक्ष निर्धारित करेंगे, उनको बोलेंगे कमेटी बनाइए, आप अपने क्षेत्र में जितने विधायक हैं, सांसद, उनके ऊपर दबाव डालेंगे, और उसके बावजूद ही नहीं होती तो फिर इलेक्शन पे इसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि करीब 28 से 30 लाख हमारे पूर्व सैनिक हैं, एक परिवार में 4 से 5 मेंबर हैं, और एक सैनिक के साथ 10-10 परिवार जुड़े हुए हैं रिश्तेदार, तो काफ़ी करोड़ों में वोट होती है, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ना ध्यान देके वो तो ठोक बजा के कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन तो हम नहीं, जीते। वो बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी पार्टी मेहनत करी ठीक है, परंतु ये कुछ धीरे धीरे जो स्लो पॉइजन का काम करेगा ये, अगर सरकार नहीं सुनती है ना, कुछ मुद्दे जो बिना एड्रेस किए रह जाते हैं वो स्लो पॉइजन का काम करते हैं, और उनका रिजल्ट अभी नहीं दिखेगा, धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा ये 23 और 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय मौजूद थे दिल्ली में, जहाँ पे हम वो पूर्व सैनिक की बात कर रहे थे, वो रिटायर्ड सैनिक की बात कर रहे थे, जो लगातार देश के बॉर्डरों पे खड़े होकर देश की सेवा करी, और आज जंतर मंतर भी बैठे हुए केंद्र सरकार को अपनी मांगों को लेकर, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर। आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे थे बात जनहित की, ऐसे ही इस प्रोग्राम को देखते रहिए, और जो भी आपके सवाल है या किसी मुद्दे पे आपको इस प्रोग्राम को देखना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं कैमरामैन गजनवी पासा के साथ मैं अजीत शाह, जनहित टाइम्स। धन्यवाद।